So, boys and girls, this is the third video of French Revolution and point number 2 from NCRT. The outbreak of revolution. Okay. Before that, you have studied and learned the reasons why the increases of taxes and the revolts of farmers, they are not satisfied with the policies. They were now addressed by the philosophers, scholars, just like Montesquieu, Rossesky, John Locke. So many scholars were there और वो उन सबको समझा रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब उनकी बातों का असर तो होना था और वो हो भी गया, क्योंकि लुइस 16 अब थक गया था शायद। उससे अब जो है क्या कहते हैं उसको, पोज झेला नहीं जा रहा था, क्रिटिसिज्म झेला नहीं जा रहा था। लोग शायद उसे देखकर थूक देते होंगे सड़क पे। एक वो बुरा राजा था, या उसके ख़ानदान का भी वो एक उसे डिसेंड कर जो है वो असेंडिंग जा रहा था। तो जैसे आपकी कंट्री में पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए हुए मेंबर्स आकर बैठते हैं, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन होता है, एक अच्छी पॉलिसी है। सेम एज फ्रांस में जनरल असेंबली होती थी, एक जिसको स्टेट्स जर्नल कहा जाता था। स्टेट जर्नल 1614 में लास्ट टाइम हुई थी और अब होने वाली थी, और यही शायद अब उसका लास्ट टाइम था, क्योंकि इसके बाद स्टेट जर्नल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने वाला था। स्टेट जर्नल 5 मई 1789 को, 1789 आसान डेट है, ये सेम ईयर चल रहा है। 5 मई 1789 को ईस्टर्न जर्नल का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग का एक रूल था कि 1 स्टेट 1 वोट पर काम करती थी। ठीक है, अभी की जो मीटिंग हुई थी 1 स्टेट 1 वोट, मतलब जैसे एक नोबल जो क्लैरिजीज हैं वो फर्स्ट स्टेट हो गई, सेकंड स्टेट नोबिलिटीज़ हो गई, थर्ड स्टेट जो नॉर्मल जितने भी और ऑक्यूपेशंस बचे वो उन लोगों की हो गई। तीनों स्टेट का एक वोट माना जाता था, राइट। जैसे भी उनके यहाँ बातें तय हुई होती होंगी। अभी जो 5 मई 1789 को जनरल असेंबली हो रही है, जो स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है, उसमें 300 मेंबर्स फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बैठे हैं, जो चेयर्ड हैं, मीन्स बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने, जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो आमने सामने, तो ऐसे आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेट के 600 मीन्स उससे ज़्यादा भी थे शायद, लेकिन उस हॉल में, जो इतना बड़ा हॉल था, उसमें 600 पर्सनल्स फ्रॉम थर्ड स्टेट दे वर प्रेजेंट, राइट। 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। अभी तक के रूल में ये होता आया था कि फर्स्ट स्टेट 1 स्टेट 1 वोट की वैल्यू होगी, लेकिन अब थर्ड स्टेट ने ये किया, डिमांड रखी लुइस 16 के सामने और असेंबली के सामने कि पर पर्सन पर वोट की आप जो हैं अब रूल पास आउट कर दीजिए, मीन्स वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, और इसको देने वाला कौन था? रोसेस, और जिसकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम ऊपर नहीं आया था अभी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि, या रोसेस ने कहा था कि ईच मेंबर ईच वोट होना चाहिए, मीन्स उसके वोट को, एक मेंबर को एक वोट करने का राइट हो। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट को एक वोट करने का राइट है, कि काम जल्दी हो जाता है वॉट एवर। सो उसमें मीटिंग पहले से करके आनी होती थी।
पूरा स्टेट इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं उनके पास, तो वो सभी किसी बात पे एक साथ कैसे तय कर लें, अपने लीडर को इलेक्ट करें हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये रखा गया प्रपोजल, लेकिन ये किंग ने रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसे नहीं चल सकता है, जिससे असेंबली जो है वो प्रोटेस्ट पे चली गई। प्रोटेस्ट पे जाने का मतलब था कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, जैसे आज के टाइम में कहते हैं, है ना। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. और उन्होंने सब लोग वो इकट्ठा हुए जाकर कहाँ पर, एक टेनिस कोर्ट में, ठीक है। 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल। ये 5 जून की, वो 5 मई की बात है। उसके बाद फिर उन्हें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का टाइम मिला होगा, और उस ऑर्गेनाइज करने में उन लोगों ने थोड़ा समय लिया, लेकिन 20 जून को वो सभी जो हैं वो हॉल में इकट्ठा होते हैं। इंडोर टेनिस कोर्ट कहा गया, ठीक है, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलस। और वहाँ पर नेशनल असेंबली, अपने आप को उन्होंने अनाउंस किया कि हम नेशनल असेंबली हैं अब, है ना। स्टेट जनरल की बजाय अब हम अपने आप को नेशनल असेंबली कहेंगे। और ये हम एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, शपथ उठाते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते हैं जिसमें मोनार्ची की पावर्स को कम या लिमिटेड ना किया गया हो, तब तक हम इस रिवॉल्यूशन को लगातार चलाए रखेंगे। क्या करने के लिए किया था उन्होंने? पहली चीज़, वो 20 जून को मिले। उन्होंने पूरी अपनी टीम, जो स्टेट जनरल, ये स्टेट है, थर्ड स्टेट है, अपनी टीम को या अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली नाम रखा। एक तरीके से यार मान लीजिए पार्टी बना ली होगी, है ना। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे, उसको जब तक ड्राफ्ट करेंगे उसको, जिसमें मोनार्की पावर्स को कम करने या लिमिटेड करने की बात आएगी, और वो हम पास कराएंगे कंट्री में। उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, हम सबके सामने रखेंगे, जिसमें मोनार्क या जो किंग है लुई 16 है, उसकी पावर्स को कम किया गया होगा। कम करने का मतलब है कि वही होल सोल पावर नहीं रहेगा, सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स नहीं भरेगी, सिर्फ वही नहीं भरेगी, है ना। और ये नोबल्स और क्लर्जीज हैं, इन्हें जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, ये नहीं मिलेंगे। आप एबिलिटी के हिसाब से दो, जॉब्स या स्टेटस या जो ऑक्यूपेशनल जो फेनोमेना चलता आया है उसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको। अब इक्वालिटी लाने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई होंगी। तो इस नेशनल असेंबली को एक तरीके से ऑर्डर करने या फिर लीड करने के लिए 2 लोग सामने आए थे। उनमें पहले पर्सन थे मेराबियो एंड दूसरे थे अबेसई। ओके, मेराबियो एंड अबेसई। इन दोनों लोगों ने में से पहले पर्सन जो मेराबियो हैं, ये जबकि हैं तो नोबल फैमिली के, लेकिन नोबल फैमिली के होने के बावजूद भी ये काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हैं कि सभी को इक्वल राइट और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। तो मेराबियो का एक तरीके से ये सरेंडर है, एक उन्होंने त्याग करा है अपनी तरफ से, कि वो नोबल फैमिली के होने के बाद भी उनको सही लगा तो इन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जर्नल भी दिया है और बहुत अच्छी स्पीचेस भी पब्लिक के सामने दी, जिससे कि पब्लिक काफ़ी हद तक इम्प्रेस हुई है। दूसरे पर्सन हैं अबेसईस। ये एक तरीके से प्रेस्ड हैं, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, वाइट कलर के क्लोथ्स में दिखाई दे रहा है एक पर्सन। इन्होंने सबसे पहले पैम्फलेट तैयार किया और उसका नाम रखा व्हाट इज थर्ड स्टेट। पहले ये जानिए कि आप हैं कौन, क्या है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट उन लोगों का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल वर्क में इन्वॉल्व हैं। ऑक्यूपेशनल का मतलब है कि वो प्राइमरी एक्टिविटी वो करते हैं, खेती करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग का काम वो करते हैं, बिजनेसेस वो लोग चलाते हैं।
थर्ड नंबर टर्शरी एक्टिविटी वो करते हैं, सर्विसेज देने का काम वो करते हैं। राजा के पैर दबाने के लिए भी थर्ड स्टेट से आदमी आता है, राजा को पंखा हिलाने के लिए भी थर्ड स्टेट से आदमी आता है। राजा का के इनकम और उस पर जो टैक्सेस लगेंगे और उनमें कितनी इंक्रीज किया जाएगा, कितना उनको घटाया जाएगा, ये देखने के लिए भी एक अकाउंटेंट आता है, तो वो भी थर्ड स्टेट से ही आता है। ऑक्यूपेशनल सब थर्ड स्टेट से आएंगे, है ना। तो थर्ड स्टेट है क्या? ऑक्यूपेशनल। वर्किंग क्लास जो सबसे ज़्यादा है वो कौन है? थर्ड स्टेट है। अब इस चीज़ों को, बहुत सारी और चीज़ों को समझाने के लिए इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की थी। अब नेशनल असेंबली वर्सलेस में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए तैयार है, राइट। और सो द डे केम, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, एक तरीके से ऐसा कह दो आप तो सही भी रहेगा। A severe winter had meant a bad harvest. A price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hounded supplies. बुरी हालत हुई पड़ी है। After spending hours in long queues at the bakers, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. और ये वही दिन है 14 जुलाई। The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. खत्म कर दिया उन्होंने। गांव से गांव तक ये लगातार जो है ये र्यूमर फैल गया कि जितने भी मैनोर हैं, मीन्स जो स्टेट के लॉर्ड के जो मतलब ये मालिकों के गांव थे, उनकी ज़मीनें थीं, उन्होंने लोगों को मारने और हथियाने के लिए ट्रूप्स भेज रहे हैं। वो उसको यहाँ पे वर्ड लिखा है ब्रिगेंड्स, वो उनको भेज रहे हैं और लगातार ये काम चल रहा है। जितने कैस्टल्स थे सबको जो है अटैक कर दिया गया। बुरा हाल था गांव का, क्योंकि उन्हें लग गया था कि ब्रिगेंड्स जो हैं वो हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने रैप एंड क्रॉप्स तक को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया, है ना। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। और मैनोरियल ड्यूज जो लिखे हुए थे ना कि आपने उधार लिया है, आपके इतने पैसे हैं, उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड जला दिए। और वो सारे रिकॉर्ड जलाने के बाद जितना जो कुछ मिला उन्हें सब लूट लिया गया, क्योंकि जनता डर इतना गई थी कि अगर या तो मारे जाएंगे फिर, या फिर जो है लूट लिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लुइस 16 को फेस करना पड़ा नेशनल असेंबली के इन एफर्ट्स को, या एक तरीके से नेशनल असेंबली ने नहीं किया तो लेकिन र्यूमर्स ने करवा दिया वो सारा काम, और उसे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना पड़ गया। अपनी पावर्स को उसने काफ़ी हद तक छोड़ दिया। उसने ये हो गया डिसाइडेड कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितनी पावर्स हैं वो रहेंगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ध्यान रखिएगा डेट को, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड एन डिग्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। फ्यूडल सिस्टम के जितने भी ऑब्लिगेशन और टैक्सेस थे उन सब को डिमोलाइश मीन्स ऑब्लिगेट या ख़त्म कर दिया गया, है ना। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी ट्रू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जितने भी क्लर्जी मेंबर्स थे उन सभी को फोर्स किया गया कि भैया अब तुम्हारे पास कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा, टिथ को हटाओ, लैंड जितना भी चर्च के पास है उसको भी कॉन्फिस्केट करवाओ, मतलब कि चर्च पनिशमेंट के तौर पे वो ज़मीनें किसानों को देगा कि तुम्हारा पनिशमेंट है। चर्च पर पनिशमेंट लगाया कि ज़मीन दो, कॉन्फिस्केट कहते हैं इसको। तो एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। 2 बिलियन लीवर उनके पास इकट्ठा हो गए। सो गाइस, इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कितना अजीब सा शब्द है ये, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मोनार्की भी है। वैसा नहीं है कि ये यहीं पर हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज काम की हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्योंकि जापान यहाँ पे फ्रांस में बनी तो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा। एनसीईआरटी ने एक
पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप जो अभी तक की क्लास 8th में जितना भी आप जुडिशरी को पढ़ के आए हों या एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर को पढ़ा हो आपने, तो आप जानते होंगे सबसे नई बात यहाँ पर थी कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स में आपने सोसाइटी को डिवाइड करवा दिया था। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो टैक्स पेयर थे, एक तरीके से टैक्स पेयर थे या फिर एजुकेटेड थे और मोस्टली मेल थे, विमेंस की जगह नहीं थी। और 25 ईयर्स से ज़्यादा के लोग एक्टिव सिटीजन्स थे, राइट। पैसिव सिटीजन्स, इनको वोटिंग राइट नहीं था, ये 3 मिलियन थे। इसमें वेमेन और चिल्ड्रन दोनों थे और दूसरा था जिनकी एज 25 से कम हो। अब 25 से ज़्यादा एज वाले सब एक्टिव सिटीजन्स हो गए। ये कमाते थे, कैसा खर्च भी करते थे और टैक्सेस पे करते थे। इनको वोट करने का राइट था 2 जगह। जुडिशरी को वोट कर सकते थे, जुडिशरी बनती थी वोटिंग से। कैन यू इमेजिन कि जुडिशरी को भी वोट करके बनाया जाता होगा? जुडिशरी वोट करके बनेगी तो कितना ज़्यादा अनलॉफुल चीज़ हो जाएगी। इंडिया जैसी कंट्री में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने उसको फ्री रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एबिलिटी। दूसरा, एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे इलेक्ट्रॉल्स को, ये 50,000 मैन होते थे, राइट। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये चुनते थे अब इसके बाद नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को, 745 मेंबर्स। ये लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे। इनका कंट्रोल सीधा एग्जीक्यूटिव पर मतलब किंग पर होता था और किंग के पास इनकी वीटो पावर रहती थी। मीन्स डिसीजन जो है वो फाइनली काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं आप कि वो किसके पास रहता था? किंग के। लेकिन नेशनल असेंबली अगर किसी बात को कह रही है तो उसे किंग को पास करना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता था। लेकिन नेशनल असेंबली का कंट्रोल दूसरी तरफ मिनिस्टर्स पर भी रहता था। मिनिस्टर्स किंग के अंडर में हो सकते हैं और नेशनल असेंबली के अंडर में हो सकते हैं। इस तरह से पूरे फ्रांस का जो पॉलिटिकल बॉडी थी, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो स्टैंड अप ले पाया या स्टार्टअप ले पाया। जुडिशरी वो वोट से चल रही है, इलेक्टरेट्स वो वोट से चल रहे हैं। ये 4 मिलियन लोग हैं, है ना। अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, है ना। आगे का झगड़ा इन दोनों के बीच में ही होने वाला है, याद रखना। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स अब ये भी मांग करेंगे कि हमें भी एक्टिव बनाओ, हम क्यों नहीं वोट दे सकते भैया। अगर फीमेल जेंडर का कोई पर्सन है, सिटीज़न है फीमेल जेंडर में, तो उनको राइट नहीं है क्या? वो अब आगे की कहानी में आपके सामने आ जाएगा, ये होने वाला है फ्रांस में। तो खैर यहाँ पर मोनार्की जो है इस हिसाब से सेटअप हुई फ्रांस की और सभी ने ठीक ठाक से शायद थोड़े टाइम के लिए तो रहना शुरू कर दिया था, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है कि कितना टैक्सेस कौन कैसे इसको हैंडल अप किया जाएगा। ओनली मैन अबव 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages, 3 दिन के वेजेस के बराबर 25 ईयर्स से ज़्यादा की एज वाला कोई पर्सन टैक्स देगा। मतलब एक लेबर को जितने भी पैसे मिलते हों उसके 3 दिन की कमाई आप टैक्स में देंगे। बात समझ में आ गई आपके? 3 दिन की कमाई आप अपनी, ऐसा मान लो कि आपको कुछ भी मिलता है तो आप 3 दिन की कमाई अपनी देंगे, कुछ भी मिलता हो आपको, ठीक है। वह गिवन टू द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, तब उन्हें वोट देने का राइट होता था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल women वर classed as passive citizen to qualify as an electorate
and then as a member of assembly a man had to belong to the highest brackets of taxpayers। आप जितने बड़े ज़्यादा टैक्स पेयर हो जाएंगे आप उतने ही इलेक्टेड फैमिली में, मतलब कि यहाँ पर जहाँ यहाँ की बात हो रही है यहाँ पर आ सकते हैं। जितना ज़्यादा टैक्स पे करोगे उतने ज़्यादा तरीके से आप अच्छे और फेमस और एक्टिव सिटीजन्स की तरह से इलेक्ट्रेट बन सकते हो। टैक्स दो बस, और कुछ नहीं करना है, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के किया गया है, जिसमें बहुत अच्छा सा पिक्चर जो वहीं पर बना होगा वो है, जिसमें दो लेडीज़ हैं जिनके हाथ में एक टूटी हुई चेन और दूसरे के हाथ में एक स्टैम्प है, डंडा, छोटा सा दंड जिसको कहा गया है वो है, और बीच में एक ट्रायंगल में आई बनी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिखा जा रहा है। एक बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेपन टाइप का कुछ है, इस पर एक रेड कैप है, एक स्वैड है और नीचे कुछ लकड़ियों का बंडल बना हुआ है ना। ये आए है, इनके हाथ में एक वो है, टूटी हुई चेन है। इसके फोटोग्राफ्स आपको अभी आगे देखने को मिल जाएंगे सभी को, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें हर एक जो इमेज दिखाई गई है उसके सबके अलग अलग रीजंस हैं कि वो क्यों लिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, विमेन का नाम नहीं लिया गया। द राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर established as natural and inalienable rights, right? That is they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. Is it done? ये लाइन काफ़ी अच्छी इम्प्रेसिव लिखी है कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स का मतलब क्या, जो नेचर ने हमें राइट्स दिए हैं। पहला नेचर का राइट दिया है कि राइट ऑफ लिव, जीने का अधिकार है, राइट। राइट टू सेफ्टी, अपने आप को बचाने का, डिफेंड करने का अधिकार है आपको। और बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ से, आपकी लिविंग स्टाइल से जुड़ जाती हैं, क्योंकि आपको जीने का अधिकार है तो उसमें बहुत सारे और छोटे राइट्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट नंबर इज, ये पॉलिटिकल साइन जिनके बारे में वहाँ पे उनके प्रेम्बल में दिखाया गया है, एक ब्रोकन चेन है, द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्योंकि क्या मतलब कि स्लेव जो हैं वो अब नहीं होंगे, दे विल बिकम अ फ्री मेंबर। चेन टूट गई है, तो चेन टूट जाने का ब्रोकन चेन का मतलब है कि नो स्लेवरी, कोई दासता नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। द बंडल ऑफ रॉड्स और फॉर फेसेस, एक रॉड टूट सकती है शायद, इसलिए बंडल बनाइए। सब जो पूरी नेशन है, फ्रांस के जितने भी पब्लिक है वो सब इकट्ठा होकर जीने शुरू कर दें, और तो उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ये मैसेज दे रहा है ये। थर्ड नंबर, द आई विद एन ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल seeing eye stand for knowledge. The ray of the sun will drive away the clouds of ignorance. एक आंख सभी के लिए मीन्स आप चाहे तो इसे जस्टिस के लिए कह लीजिए, या जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को हैरस कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, डेमोलाइज कर रहे हैं, और उसमें से लाइट निकल रही है कि वो सन रेज हैं जो सभी के लिए बराबर हैं और इग्नोरेंस को हटाती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है स्कैप्टर। स्कैप्टर मतलब रॉयल पावर को दिखाने वाला, कि किसी एक का ही अधिकार नहीं रह गया है ना, एक रॉयल लोगों का वो है। और सबसे अच्छा इनमें से ये है, वो है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है जिससे कि एक रिंग बन रहा है। इसका ये है सिंबल ऑफ एटर्निटी। द रिंग हैज़ नाइदर बिकमिंग और
एंड, कोई एंड और बिगनिंग नहीं होती है किसी भी रिंग की, वही शो करने के लिए एक स्नेक को उसकी ही पूंछ को खाते हुए दिखा दिया है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा चल रहा है। एक सर्किल है, मतलब एक वर्ड है। ये इंडियन फिलॉसफी भी यही कहती है कि जैसे संसार, ये एक संसार है, संसार का मतलब है व्हील, चलना। नेक्स्ट नंबर आता है, ये है एक रेड कैप। रेड कैप मीन्स रेड कैप worn by slave upon becoming free। स्लेव्स फ्री होने पर इस रेड कैप को पहन सकते थे, उसका सिंबल है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड, ये 3 कलर नेशनल कलर्स बना दिए गए। ब्लू कलर, वाइट कलर और रेड कलर को, तीनों को नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस अनाउंस किया गया। और इसको सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क हैं, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनमें यूज़ किया जाने लगा था। अ विंग्ड विमेन, द सेकंड लास्ट वन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। लॉ मीन्स ये उसके विंग लगे हुए हैं, आज़ाद है, पहली बात तो वो खुश है, फ्री है, किसी के हाथ में नहीं है। एक लेडी जिसके विंग्स लगे हुए हैं, जैसे इंडिया में है ना, हमारे यहाँ जो स्टैचू ऑफ लॉ है, उसके हाथ में एक बैलेंस है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि वो देख के कुछ नहीं बता सकती। आप इसमें रखिए, जब ये बराबर होगा, तराजू बैलेंस बराबर होगा, तभी जो है वो लॉ माना जाएगा। वो देखती कुछ नहीं है, सुनती कुछ नहीं है। यहाँ फ्रांस में बनाया था कि एक लेडी है जिसके विंग्स हैं खुली हुई, लॉ लेडी, लॉ फ्लाइंग गर्ल विद द विंग्स, और वो किसी के बंधन में नहीं है, मतलब कि इज इट ओके। लॉ टैबलेट, द लास्ट वन, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। दिस इज वेरी जेंटल सेंटेंस। क्या? लॉ इज द सेम फॉर ऑल, सभी के लिए कानून बराबर है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी इसके सामने बराबर हो जाते हैं। ये जो सोच थी फ्रांस की, है ना, जिसमें कभी कभी अगर ध्यान से देखा जाता है तो उसमें चाणक्य की जो राजनीति शास्त्र है उसका काफ़ी अंश मिलता है कि शायद इनका कोई फिलोसोफर या कोई यहाँ से इम्प्रेस था। वैसे इंडिया से तो सभी इम्प्रेस्ड थे उस टाइम पे, और भी क्या, सब हर एक टाइम पे, हरक्यूलिस और एटलस के टाइम से ही, जब यूरोप में कुछ और नहीं था, सिर्फ ग्रीस था, तभी से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। खैर, तो ये फ्रांस का पोर्शन था। सेकंड पोर्शन इज़ ओवर एंड थर्ड पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करें और उस पे वहीं पर कमेंट स्टेबल कर दें। थैंक यू वेरी मच।